प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से न्यायिक व्यवस्था में सुधार की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने अपनी सरकार में रिफॉर्म्स पर किए कामों की पूरी सूची पढ़ी और कहा कि अब न्यायिक सुधार समय की मांग है। पीएम ने बताया कि देशवासियों से विकसित भारत 2047 पर राय मांगी गई तो लोगों ने दिल खोलकर अपने सुझाव दिए। उन्होंने बताया कि इसी में एक सुझाव यह भी है कि देश में न्याय मिलने में बहुत देरी हो रही है, जिसे दूर किए बिना विकसित भारत का संकल्प पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए न्याय व्यवस्था में सुधार की बहुत जरूरत है। पीएम मोदी जब न्यायिक सुधार की बातें कर रहे थे, तब सामने मेहमानों की कतार में देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बैठे थे। ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के जुडिशियल रिफॉर्म के प्रयास को यह कहते हुए झटका दिया था कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया कॉलेजियम सिस्टम से ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एनजेएसी को असंवैधानिक करार देते हुए इसे निरस्त कर दिया था। दरअसल वर्ष 1993 में न्यायिक नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नई व्यवस्था दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब कलेक्टिव विजडम के सिद्धांत पर जोर देते हुए कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना की थी। देश की सर्वोच्च अदालत ने एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ मामले में ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिसने भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता को एक नई दिशा दी। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ केस को दूसरे जजों का मामला या सेकंड जजेज के केस के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका प्रमुख होती थी। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति किया करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के फैसले में कलेक्टिव विजडम सामूहिक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत पर जोर दिया। इसका मतलब यह था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति का निर्णय केवल मुख्य न्यायाधीश पर निर्भर न होकर सर्वोच्च न्यायालय के अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सामूहिक सहमति पर आधारित होना चाहिए। इस फैसले के तहत कॉलेजियम सिस्टम की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। ये पांचों न्यायाधीश सामूहिक रूप से हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्तियों और प्रमोशन का निर्णय लेते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। This morning, I was reading a beautifully written piece by a noted Carnatic vocalist, Chitra Sri Krishna, and the title of the piece is Songs of Freedom. The idea of liberty is woven into the fabric of Indian poetry. And what I'm going to share with you is something that I imbibed this morning and which I've of course known of all through the years. In 500 CE, Tiruvalluvar, in his classical Tirukural, used 3 phrases: Inmayin, Innatatu, Yadenin, what is worse than poverty? That's the constitutional question which Dr. Ambedkar asked us, what is worse than poverty? In the 12th century, Akka Mahadevi used 2 words. She said, Chenna Mallikarjuna,
which means God resides in her heart. Now, when she said that God resides in her heart, she was not making a statement of religion or spirituality as much as a statement for the emancipation of women, the autonomy of women, the dignity of women. In the 14th century, Chokhamela, who belonged to the Mahar community, wrote that famous devotional hymn, which is folklore to all of us coming from Maharashtra, Abir Gulala Udayita Ranga Ranga. And what he meant by that was, he referred to the deity dancing outside a temple amidst gulal being thrown and saying, please give me at least a glimpse of the deity. Kabir spoke of the Nirguni Bhajan. And then, much later, Gurudev Rabindranath Tagore referred to Khachar Paki Chilo, the conversation between two birds, when one asked the other, would you prefer the security of being caged to the uncertainty of freedom? Our constitution made the choice for us. We chose in 1950 the uncertainty of freedom. And what is happening today, say in Bangladesh, is a clear reminder of us how precious liberty is for us. Many of the young lawyers today, or most of them, are the post-independence generation. I myself am the post-independence generation. But many of you are the post-emergency generation. Therefore, it's very easy to take freedom for granted. It is simple to take liberty for granted. But it's important that we dwell on the stories of the past to remind us how precious liberty is and what an important role which we as judges and lawyers play as an institution in the preservation of liberty. 2047 जब विकसित भारत का सपना होगा तो उसकी एक इकाई ये भी होगी कि सामान्य मानव के जीवन में सरकार की दखल कम हो, जहां सरकार की जरूरत हो वहां अभाव न हो और जहां सरकार की बेकारण प्रभाव भी न हो, इस प्रकार की व्यवस्था पर हम प्रतिबद्ध हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम छोटी छोटी जरूरतों पर भी ध्यान देते हैं, हम छोटी छोटी आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं और उसको लेकर हम चलते हैं। चाहे हमारे गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे, गरीब की माँ को कभी आंसू पी करके सोना न पड़े, और इसके लिए मुफ्त इलाज की योजना हमारी चल रही है। बिजली, पानी, गैस अब सैचुरेशन के मूड पर है, और जब हम सैचुरेशन की बात करते हैं वो 100% होता है। जब सैचुरेशन होता है तो उसको जातिवाद का रंग नहीं लगता है। जब सैचुरेशन होता है तो उसमें पांथिकता का रंग नहीं लगता है। जब सैचुरेशन का मंत्र होता है तब सच्चे अर्थ में सबका साथ सबका विकास का मंत्र साकार होता है। लोगों के जीवन में सरकार की दखल कम हो, उस दिशा में हमने हजारों कंप्लायंसेस के लिए सरकार सामान्य मानवी पर बोझ डालती थी, उन सारे कंप्लायंसेस को दूर किया। हमने देशवासियों के लिए 10,000 से ज्यादा कानूनों को खत्म कर दिया ताकि कानूनों की जंजाल के अंदर देशवासियों को फंसना न पड़े। हमने छोटी छोटी गलतियों के कारण ऐसे कानून बने थे उनको जेल में अंदर धकेल दिया जाए। हमने उन छोटे छोटे कारणों से जेल जाने के जो परंपराएं थी उन सारे कानूनों को नष्ट कर दिया और उसको कानूनों को जेल भेजने के प्रावधान को व्यवस्था से बाहर कर दिया है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।